शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आयशा शेयर कर रही हैं। आयशा कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बेहद भयानक दास्तान शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरे इन-लॉज़ भी लाहौर के ही थे। मेरी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई। जब मेरी शादी होकर आई तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बड़े चुप रहते थे, बड़ी कम बात करना। मुझे लगता था कि शायद ये संजीदा नेचर के हैं, इतना घुलने मिलने वाले नहीं हैं। तो मैं उनकी इस आदत को समझ गई। तकरीबन मेरी शादी को 4-5 माह गुजरे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई कसूर में। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम लोगों को कसूर में शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर एक किराए पर मकान मिला। वहाँ पर अब हम दोनों अकेले थे, जैसे वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उनकी वही आदत थी, लेकिन अक्सर वो अब उनकी एक ये चीज़ भी मुझे बड़ी अजीब लगने लगी। पहले तो जब वो जॉब से वापस आते थे तो कमरे में ही रहते थे मेरे साथ, अकेले जाकर नहीं बैठते थे अपने घर में। लेकिन जब से हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हुए, हम लोगों की उस घर की जो ड्राइंग रूम थी, जो बैठक थी, वो सहन को क्रॉस करके आगे गैलरी के साथ, जहाँ से हम घर में दाखिल होते थे, दहलीज के साथ ही थी। वहाँ पर जाकर बैठे रहते थे और इतनी अजीब बात कि अंधेरे में बैठे रहते थे। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी। अब वो मेरे साथ इतने ज़्यादा खुलते ही नहीं थे, फ्रैंक ही नहीं थे कि मैं उनसे सवाल पूछ सकूं कि आप अकेले वहाँ पर क्यों बैठते हैं। अगर तो उनका कोई ऑफिस वर्क होता तो मुझे समझ भी आती। एक दफ़ा की बात है, रात 2 बजे का टाइम था। मेरी आँख खुली तो मुझे कहके सुनाई दे रहे थे। कोई कहके लगा कर हंस रहा था। मेरे हस्बैंड की आवाज़ थी। मेरी शादी को 8वां माह जा रहा था और मैंने आज तक उनको इस तरह से हंसते नहीं देखा था, ना ही उनकी हंसी की आवाज़ सुनी थी। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब भी थी। मेरी आँख जब खुली तो कहके गूंज रहे थे। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मैं उठकर देखती हूँ कि क्यों हंस रहे हैं, किसके साथ हंस रहे हैं। अब एक तजस्सुस तो हो जाता है। मोबाइल भी बड़ा कम यूज़ करते थे। तो मैं चलती बाहर आई सहन में जब मैं आई तो सर्दियों का मौसम था, धुंध भी थी। मैंने शॉल ली हुई। ड्राइंग रूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था और अंदर बड़ी हल्की सी रोशनी थी, जिस तरह से आप ये कह लें कि कोई जैसे कैंडल जल रही होती है। जब मेरी अंदर नज़र पड़ी तो जो मंजर मैंने देखा इतना हौलनाक था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं, उनके सामने जिस तरह से एक बड़ा बहुत भारी भरकम सा कोई वजूद बैठा है सोफे के ऊपर, और वो भी उसके सामने ही बैठे, यानी आमने सामने है। 2 एक टेबल है, सेंटर में टेबल था, वहां पर एक कैंडल जल रही है। अब वो जो मखलूक है वो औरत के रूप में मुझे नजर आई। वो इतनी काली थी, इतनी भयानक थी कि आंखें उसकी चमक रही थी अंधेरे में, जिस तरह से जानवर की आंखें होती हैं। अब जब मैंने इनको देखा तो इनका चेहरा भी इंतहाई भयानक लग रहा था। उस टाइम अजीबोगरीब इनका चेहरा था। ऐसे इनके जैसे बयान नहीं कर सकती कि वो चेहरा क्या था। ये हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। वो जो बैठी हुई औरत थी, उसका जो बैक वॉल पर जो उसका शेडो प्रोड्यूस हो रहा था, वो ऐसे तक जिस तरह से कोई भयानक चीज़ खड़ी हुई है, जैसे उसका घोड़े की तरह मुंह है उसका। समझ भी नहीं आ रहा था ये है क्या मखलूक। एकदम से जब मैंने देखा मेरी चीख निकली और मैं पीछे जैसे मुड़ने लगी तो मैं बाकायदा गिर गई। बस वो गिरने की देर थी। मेरे हस्बैंड जो थे फौरन उन्होंने वो कैंडल बंद की और बाहर आए। बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनको देखकर कांप रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से से। मुझे कहने लगे, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे आवाज़ें आ रही थी हंसने की, तो मैं आपको देखने के लिए आई थी। बड़े गुस्से से मुझे कहने लगे कि यहाँ से चली जाओ, दोबारा गलती मत करना मेरे सामने ऐसे आने की, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
ये लफ्ज़ जब उन्होंने बोले मैं बहुत डर गई। मैं उठकर भागी अंदर की तरफ। मैंने जाकर कमरा लॉक कर लिया। थोड़ी देर तो वो जैसे बाकायदा सहन में खड़े रहे। मैं खिड़की में से देख रही थी। बड़े गुस्से से कभी मेरी तरफ कमरे की तरफ देखते तो कभी ड्राइंग रूम की तरफ देखते। फिर ड्राइंग रूम में चले गए। 10-15 मिनट के बाद वापस आए। आकर दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलो। अब उनका लहजा भी और था, आवाज़ भी और थी, बिल्कुल नॉर्मल। बड़े आराम से बोल रहे थे कि आयशा दरवाज़ा खोलो, भाई बहुत ठंड है। मैं तो डर गई कि मैं क्या करूं, दरवाज़ा खोलूं ना खोलूं। मैं उठी कर मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? खैरियत तो है? तुम्हें पता है मैं ड्राइंग रूम में था, मैं कुछ ऑफिस वर्क कर रहा था, तो तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और तुम इस तरह से तुमने लॉक लगा लिया। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनको इससे पहले वाला कुछ याद ही नहीं है। मैंने कहा कि ड्राइंग रूम की तो लाइट ऑफ थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं लाइट ऑफ नहीं थी, मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। बिल्कुल नॉर्मल। और आकर कहने लगे कि आज आकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अब मैं तो हैरान परेशान कि ये है क्या माजरा। जैसे ही वो जाकर बेड पर बैठे मैं दरवाज़ा बंद करने लगी, मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि ड्राइंग रूम से बाहर किसी ने झांक कर देखा है। एक सर सा मुझे नजर आया। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे ड्राइंग रूम से किसी ने झांक कर बाहर देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कहने लगे कुछ भी नहीं है, वहम मत करो, रात बहुत होगी, आकर सो जाओ। मैं लेट की जाके, मुझे कहाँ नींद आनी थी, जो कुछ मेरे साथ हुआ था। फजर की अजानों तक मैं कांपती रही, जागती रही, आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। फजर की अजान हुई, मैं उठी, मैंने वज़ू किया, मैं नमाज़ पढ़ने लगी। अब वो गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने जाए नमाज देकर, उस कमरे के साथ भी एक कमरा था, वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने लगी। जैसे मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी, मुझे बाकायदा लगा काले स्याह उसके पाँव थे और पाँव भी बहुत लंबे लंबे थे। जो कोई भी वो थी, औरत थी और लिबास ऐसा था जिस तरह से कोई लहंगा सा होता है लेकिन थोड़ा सा ऊंचा होता है, जैसे घाघरा टाइप को चीज़ होती है, वो उसने पहना हुआ है। बाकायदा वो मेरे पास कभी दाईं तरफ आकर खड़ी हो रही है, कभी बाईं तरफ आकर खड़ी हो रही है। और सांस की आवाज़ इतनी भारी थी जैसे बाकायदा कोई माइक में सांस ले रहा है, ऐसे उसकी आवाज़ आ रही थी। अब मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी, जाए नमाज पर थी। मैंने अपनी नमाज नहीं तोड़ी, मैंने नमाज पूरी की। जैसे मैंने सलाम फेरा तो कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये घरा सेबज़दा है या इन पर कोई चीज़ है। मैं उठी, मैं जाकर कमरे में सो गई। उससे मुझे नींद आई। सुबह 8 बजे उन्होंने मुझे जगाया, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। तो मैंने इनके जाने का इंतज़ार था मुझे कि ये ऑफिस जाए, मैं घर बात करूँ। वो चले गए। मैंने घर फ़ोन किया, अम्मी अब्बू को फ़ोन किया, उनको सारी बात बताई। मेरी एक नंद बहुत अच्छी थी और मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। वो मुझे हमेशा से कहती थी कि कोई भी बात हो, तुम लोगों की पर्सनल भी कोई बात हो, लड़ाई झगड़े की, तो हम लोगों से पहले डिस्कस करनी है, कि उसको फैमिली से बाहर नहीं निकालना। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उनसे सारी बात पूछी कि ये मेरे साथ हो रहा है, कल रात ये सब हुआ है, तो मुझे बताएं ये क्या माजरा है। उनका ये कहना था कि मेरे हस्बैंड का नाम अज़हर था। अज़हर के ऊपर जिन्नात का साया हुआ था बचपन में, एक चुड़ैल का साया उन पर हुआ था। कॉलेज जाते थे तो वहाँ से डरे थे। तो कहते हैं कि उनकी तभी ये हालत हुई थी। उनको बाकायदा तौर पर एक औरत हर वक्त नज़र आती थी जो उनके कमरे में रहती थी। वो खुद बताते थे कि मेरे कमरे में एक औरत रहती है, वो जब भी मैं कमरे में जाता हूँ मेरे सामने आ जाती है। और उनके कमरे में एक जैसे दीवार में अलमारी बनी होती है, उस कबर्ड के पीछे से वो निकल कर आती थी। कहते हैं कि हमने तो बहुत इलाज करवाया था, बीच में 2-3 साल वो चीज़ बिल्कुल हट गई, पीछे हट गई, ख़त्म हो गई। लेकिन जब रिश्ता तय हुआ, हम लोगों की जो मंगनी थी 6 माह मंगनी रही, उसके बाद हम लोगों की शादी हुई। तो वो कहते हैं कि जब मंगनी हुई उसके बाद दोबारा इस पर कुछ असरात हुए थे, दोबारा से ये वैसे ही हो गया, कमरे में बंद रहने लग गया। इसके कमरे से बाकायदा औरत की आवाज़ें आती थी। हमने फिर इसका इलाज करवाया तो उन्होंने ये कहा कि अब वो चीज़ इससे पीछे हट चुकी है, जितनी जल्दी होता है इसकी शादी कर दे। तो हमने शादी कर दी। अब जिस जगह पर तुम हो, हमें एक आमिल ने ये कहा था कि अगर किसी ऐसे घर में ये जाएगा जहाँ पर किसी चुड़ैल आफत का बसेरा हुआ, वहाँ पर इस पर वो चीज़ हावी हो सकती है, अगर इसके गले में तावीज़ ना हुआ तो तुम चेक करो इसके गले में कोई तावीज़ है। अब मैंने कहा कि ये तो मैं आएंगे वापस तो तभी देख सकती हूँ, अब तो वो ऑफिस गए हुए हैं। अब मैं सारा दिन इंतज़ार करने लगी। जो मेरी सास थी उन्होंने मुझे ये कहा कि जब तुमने रात को सोना है अपने पिलो के नीचे
तुमने लोहे की कोई चीज़ रखनी है। ये हमें हिफाजत बताई थी कामिल ने कि जब भी आपने सोना है तो आप एक तो विक्टिम जो होता है, जिसके ऊपर असर होता है, जिसके ऊपर आसेब होता है, जो बंदा आसेब ज़दा होता है, उस इंसान के तकिए के नीचे लोहे की चीज़, कोई ताला, छुरी, इस तरह की चीज़ रख देते हैं। और जो उसके साथ अगर उसके कमरे में भी कोई सो रहा है तो उसके पिलो के नीचे भी रखते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि इसके पिलो के नीचे भी रख दो छुपा कर, कोई छुरी, ताला, कोई ऐसी चीज़ जो लोहे की है, और अपने के नीचे भी रख लो। मैंने नहीं कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। सारा दिन मुझे ड्राइंग रूम की तरफ से कुछ खटपट महसूस होती रही। ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पर बाकायदा तौर पर कोई मौजूद है, जैसे कोई चेयर घसीटता है, जैसे कोई वो टेबल जो सेंटर में था उस टेबल को कोई छेड़ता है। मैंने तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला ही नहीं सारा दिन। मैं ज़्यादातर मैं सहन में ही बैठी रही या कमरे में चली गई थी। शाम का टाइम हुआ तो इनके आने से पहले बाहर बेल हुई। मैंने जाकर देखा तो पूछा तो बाहर कोई औरत थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो ये कहने लगी कि आपकी छत पर हमारी कोई चीज़ गिरी है, बच्चे ने गिरा दी है। मैंने पूछा कि ठीक है, अगर आपकी कोई चीज़ गिरी है तो आप ले लें आके, आप कहाँ से आई हैं? उसने इशारा करके बताया कि ये सामने वालों का साथ वाला घर हमारा है, तो छत के ऊपर बच्चे ने कोई चीज़ फेंक दी है, मुझे वो लेनी है। मैंने कहा ठीक है, आप जाकर ले लें। वो औरत छत पर गई, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, वो औरत आई नहीं। मैं बड़ी हैरान कि वो औरत कहाँ चली गई है। मैं उसको आवाज़ें देने लग गई। अब गेट खुला था, मैं उसके पीछे ऊपर चली गई। जैसे मैं छत के ऊपर गई वहाँ पर कोई औरत नहीं थी। उस औरत ने बाकायदा निशानदेही की कि मेरा घर जो है सामने वाले घर के साथ वाला घर है। औरत में पूरा छत छान मारा मैंने, कहीं मुझे औरत नजर नहीं आई। अब मैं परेशान, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब ये एक नई मुसीबत मेरे पर बन गई कि वो औरत कहाँ पर गई है, किसी के घर में चली गई या क्या माजरा है। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। सीढ़ियों के आगे भी एक दरवाज़ा लगा था, मैंने वो भी बंद कर दिया। अब 8 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आए। जैसे वो आकर बैठे, मैंने उनको पानी वगैरह दिया। मैंने उनका गला देखा, उनके गले में तावीज़ नहीं था। अब मैंने जाकर जब अलमारी में देखा तो अलमारी में एक तावीज़ पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि ये किसका तावीज़ है? वो कहने लगी ये मेरा तावीज़ है, मैं इसको ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने कहा कि ये आपके कपड़ों के पीछे पड़ा था, तो ये आप पहन लें गले में। मैंने वैसे ही पूछा कि ये किस लिए है, तो वो कहने लगी कि बस मेरे सर में दर्द रहता था, ये उसका तावीज़ है। तो तावीज़ उन्होंने गले में पहन लिया। मैंने उन्हें शाम वाला किस्सा बताया कि इस तरह से एक औरत आई थी और वो औरत छत पर गई और वापस से नहीं आई। मैंने जाकर देखा वो नहीं थी। वो ज़रा थोड़ी सी मेरे से गुस्सा होने लगे, कैसे कैसे तुमने किसी औरत को घर में आने दिया है, नई जगह, हम लोग तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है, वो कोई भी हो सकती थी। मैंने उन्हें कहा कि वो बाकायदा बता रही थी कि मैं सामने वाले घर से आई हूँ, मैंने तो इसलिए उसको छत पर जाने दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसा मत करना। मैंने कहा कि ठीक है। हम लोग नॉर्मल थे बिल्कुल, खाना वगैरह खाया, उनका बिहेवियर भी ठीक था, बल्कि आज उनका बिहेवियर कुछ सॉफ्ट लग रहा था मुझे, और ये मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था। कभी उन्होंने ऐसी इतनी ज़्यादा बातें तो आज तक हुई नहीं थी। बाकायदा वो जैसे मेरे से बातें करने लगे कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइम 10 बजे का टाइम हुआ, मैं चाय बनाकर लाई तो उनकी अम्मी का फ़ोन आ गया। वो हालचाल पूछ रही थी तावीज़ तो नहीं उतारा हुआ तुमने? तो उन्होंने एकदम मेरी तरफ देखा और कहने लगे क्यों, क्या हुआ, आपकी आयशा से कोई बात हुई है? उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो आयशा से बात ही नहीं हुई, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं डर की थी कहीं वो बता ना दे और ये मेरे से गुस्से ना हो। तो वो कहने लगे कि तावीज़ मुझे मिल नहीं रहा था, अभी मिला और मैंने पहन लिया है। अभी हम लोग बातें ही कर रहे हैं तो जैसे छत के दरवाजे को कि खटखटाने लगा। अज़हर कहने लगे कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद किया, हम दोनों निकल कर बाहर आए। छत के ऊपर से अज़हर को कोई आवाज़ें दे रहा था, एक औरत थी जो आवाज़ें दे रही थी। अब ये बार बार मेरे मुंह की तरफ देखे। मैंने उन्हें कहा कि ये आपको कौन आवाज़ें दे रहा है? तो वो कहने लगे कि आगे ना जाना। फिर उन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे सारी बात बताई कि किस तरह मेरे ऊपर जिन्नात का असर हुआ था और वो मखलूक मुझे नज़र आती थी औरत के रूप में। उनका ये कहना था कि एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज से आ रहा था, मैं 4th ईयर में था, BA में था, दोपहर का टाइम था, तो मैं एक जगह से गुजर रहा था तो वहाँ पर बरगद का एक पुराना दरख्त था। उस दरख्त के नीचे जैसे पानी वाला एक वो वाटर पंप लगा हुआ था, नल का। कहते बस मैं वहाँ पर रुककर मैंने पानी पिया। जैसे मैंने वहाँ पर रुककर पानी पिया तो उस दरख्त के ऊपर से मेरे ऊपर जिस तरह से कुछ चीज़ आकर गिरी है। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो कोई चीज़ नहीं थी, जबकि बाकायदा मेरे सर पर कोई चीज़ गिरी थी और नीचे भी कुछ नहीं था। उसके बाद वो कहते जब मैं घर आया मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रात को
मुझे औरत की आवाज़ें आने लग गई। बाकायदा कहती हैं कि एक औरत पहले खूबसूरत रूप में आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भयानक रूप में आने लग गई। बहुत डरते थे, बहुत रोते थे। फिर जब उनका इलाज हुआ, उन्होंने बताया कि मुझे अजियत देती थी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। मेरे बिस्तर के ऊपर ऐसा लगता था कि जिस तरह से वो अजीबोगरीब कुछ चीज़ें हैं, कांटे हैं, कभी लगता था कीड़े मकोड़े हैं, फिर वो गायब हो जाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तुम्हारे पास से उठकर उस कमरे में चला गया क्योंकि मुझे बार बार वो औरत नज़र आ रही थी। ड्राइंग रूम से निकलती थी और सामने आकर कमरे में खड़ी हो रही थी। तो मैं डर गया कि कोई तुम्हें नुकसान ना दे दे, तो मैं चुपचाप यहाँ से उठकर ड्राइंग रूम में चला गया। जैसे मैं वहाँ पर जाकर बैठा, मुझे नहीं पता वो मोमबत्ती कहाँ से एक मोमबत्ती रोशन हो गई और वो मखलूक सामने बैठी थी। मैंने कहा कि मैंने वो सब देखा है और आपने बड़े गुस्से से मुझे डांटा भी था। उन्होंने कहा मुझे कुछ याद नहीं मैंने तुम्हें डांटा या नहीं डांटा। एकदम से जिस तरह से वो कहती है कि पूरा मंजर बदल जाता है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कहा कि हमें एक दफ़ा वापस चलना चाहिए, वीकेंड भी आ रहा है, तो आप एक दफ़ा दम करवा लें। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे जो आज औरत वाला वाक़या हुआ और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते मैंने बाकायदा देखा मेरे आसपास कोई औरत चल फिर रही थी, तो ये ठीक नहीं है। मैंने भी तो अकेले इस घर में भी रहना है, कोई तो है नहीं मेरे साथ, आप काम पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। परसों हम लोगों ने जाना था, हम लोग वापस लाहौर आए। उन्होंने अपनी अम्मी को भी बताया कि वहाँ पर भी मेरे पर वो वार हुआ है, वो 2 बार मेरे पर उसने अटैक किया। ये तावीज़ गले में नहीं था और वो खुद कहते हैं कि तावीज़ गायब हो जाता था, मैं उतार के रखता था। अब नहाने के लिए जाना है तो उतार कर कहते हैं मैं रखता जाता था बाहर बेड पे, वापस आता था मिलता नहीं था। ढूंढने पर वो मिल जाता था लेकिन उस टाइम वो गायब हो जाता था। फिर वो जो आमिल थे, मैं भी उनके साथ उनके पास गई, उनको मैंने सारी बातें बताई कि ये कुछ मैंने भी देखा और ये कुछ वहाँ पर हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक तो आप लोगों ने अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे भी उन्होंने सख्ती से मना किया कि तुम्हारे ऊपर भी वो हावी होगी, तुम्हें इससे दूर करने के लिए वो किसी रूप में भी आ सकती है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे शोहर के रूप में भी आ सकती है, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। फिर उन्होंने एक तावीज़ मुझे भी दिया, एक तावीज़ उन्होंने मुझे चोटी में लगाने के लिए दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अकेले नहीं रहना, कोई एक अनदर पर्सन आपके साथ होना चाहिए। फिर पहले तो मेरी नंद का कॉलेज था, वो जा नहीं थी सकती साथ। फिर मैं अपनी अम्मी को अपने साथ ले गई। मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन जो थी वो भी फ्री थी, उन लोगों को मैं अपने साथ ले गई। 2-3 माह वो मेरे पास रहे, फिर वो आ गए, तो मेरी नंद का कॉलेज उधर से छुट्टी होगी, फिर वो लोग आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने कसूर में उनकी जो वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई थी, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 2 साल गुजारे। जब हम लोग हिफाजत का तावीज़ लेकर उस घर में गए तब हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई, लेकिन सर्दियों की रातों में अक्सर छत के ऊपर से किसी की मौजूदगी का एहसास रहता था, बाकायदा कदमों की आहट होती थी, समझ में नहीं आता था कि कौन है कौन नहीं। तो ये मेरे शौहर की एक कहानी थी। मैं आज भी जब वो रात याद करती हूँ, जब मैंने ड्राइंग रूम में वो सब देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब उसने झांक कर मुझे देखा था, जब औरत के रूप में वो आई थी, वो सब चीज़ें मुझे बहुत तंग करती हैं। मैंने तो 2-3 बार फेस किया, और जिनके साथ वो सब कुछ इतना अरसा होता रहा, उनके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। शुक्र है कि वो ठीक हैं। कभी कभार उनकी तबीयत ख़राब होती है, मुझे फील हो जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है, उनकी आंखें रेड हो जाती हैं, उस वक्त थोड़ा बहुत उनके ऊपर असर होता है। फिर एक आमिल ने हमें सख्ती से मना किया कि आपने कोशिश करनी है कि आप बीफ और मटन है इनसे, बीफ से परहेज़ बताई थी कि बीफ आपने नहीं खाना। कहते हैं कि जिस पर आसेब वो साया वो अगर बीफ खाएं तो उन पर वो ज़्यादा अटैक करता है, ये हमें उन्होंने बताया था। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम लोग बिल्कुल ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। बिजनेस जो लोग एक दफ़ा सेबज़दा हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती हैं, फिर उनको बहुत अपने आप को संभाल कर रखना पड़ता है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह हर किसी को ऐसी मुसीबतों से महफूज रखे। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी, आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी आज एक कहानी आएगी, और कल से इंशाल्लाह ताला एक दिन नाना जी की कहानियों पर स्टोरी आएगी, और एक दिन जो मेरा चैनल है पुरसरार वाक़यात खोरी सैटरडे, जिसका नेम मैंने पुरसरार वाक़यात कर दिया है। उस चैनल का कोई भी नेम मुझे सेट नहीं लग रहा था, बिलाखिर मैंने पुरसरार वाक़यात रख दिया, तो वहाँ पर पुरसरार वाक़यात आएंगे।
उसको भी विजिट करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।